आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 12,460 शिक्षक भर्ती में जो वर्तमान परिदृश्य बना हुआ है, इस पर हम एक बिंदुवार आपकी बातों को अपने माध्यम से रखेंगे। भर्ती में क्या है विवाद, इसको हम बातों को रखेंगे। साथ ही साथ भर्ती से जुड़ी जो इस समय वर्तमान की संपूर्ण जानकारियाँ हैं, इसके बारे में भी शेयर की जाएगी। जैसा कि आपको सभी को पता है कि मामला 8 मई को लिस्टेड है और लिस्ट भी आ गई है और 8 मई को सुनवाई भी होगी। अब बस एक काज लिस्ट आनी बाकी है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सीरियल नंबर पर आपकी सुनवाई होगी। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि 8 मई को सुनवाई होनी ही है। अब क्या 8 मई को भी डेट मिल जाएगी और कैसे क्या होगा, इसके बारे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी तमाम वीडियो मैं पहले बनाते आया था। विगत कुछ महीनों से वीडियो 12,460 संबंधित मैं नहीं बना पाया हूं। आज पहले वीडियो फिर से मैं लेकर आया हूं, इसको आप ध्यान से पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, डबल बेंच में चलता आया और आप सभी लोग इससे जुड़े भी थे, अवगत भी थे, जानते भी थे कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो मामला था वह मुख्य रूप से 6 ख को लेकर के था, जिसमें था कि शून्य जनपद के अभ्यर्थियों को बाहर करने की बात की गई थी। और सरकार ने जो अपना जीओ निकाला था, अपना जो शासनादेश निकाला था, उसमें जीरो को शामिल किया था। और सब लोग जानते हैं कि किसी भर्ती की आत्मा जीओ होती है और उसके आधार पर अगर न होने के कारण मामला डबल बेंच गया और जब तक डबल बेंच से कोई आर्डर नहीं आया, सरकार ने उस भर्ती को आगे प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया। और जैसे ही 30 अक्टूबर को आर्डर आता है, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, आर्डर के बारे में। जैसा कि 30 अक्टूबर को आर्डर आता है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि 6470 पदों को कॉमन मेरिट के आधार पर भरना है। तो इसको समझने वाली बात है कि कोर्ट ने जो कहा वो मामला क्या था, पहले आप पूर्ण रूप से वहाँ पर आए। मामला था शून्य को बाहर करने की या जिला वरीयता के लेकर के। तो जैसे ही जिला वरीयता तो सही है ही साथ उसमें शून्य को शामिल किया गया किसी एक जनपद के लिए, और ये सब कुछ मेंशन है आपका जीओ में। तो जब कोर्ट डबल बेंच ने कहा कि कॉमन मेरिट बनाएं, अर्थात दोनों को मिलाकर बनाएं और जो 6470 पद है उसको फिलअप करें, उसको भर दें। तो सरकार ने क्या किया, कोर्ट के आदेश के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया को गतिमान किया। यही समझने में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, कारण क्या है कि आप हों या कोई भी अभ्यर्थी हो, जिसका हित प्रभावित होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, अमूमन स्वभाव है। तो आप लड़ाई लड़िए, आगे जाइए, अंतिम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से जो निर्णय होगा वो तो होगा, लेकिन जो सच्चाई है उसको जानना भी जरूरी है। कारण क्या है कि अगर नहीं जानेंगे तो दूसरा आपको समझाता रहेगा। कुछ लोग ये कहते रहते हैं कि केवल 6470 पदों पर कॉमन मेरिट की बात, ऐसा कहीं न कहीं कहा गया है। जब 6470 पर करेगा तो पीछे क्यों नहीं करेगा? आप खुद समझदार हैं कि जब कोर्ट अगर आपको कह रहा है कि 6470 पर कॉमन मेरिट सूर्य को शामिल कीजिए, तो क्यों पहले में नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। उसके आधार पर कॉमन मेरिट की बात की गई और उसके आधार पर ही जो 26/12/2016 का जो शासनादेश है, उसके आधार पर भर्ती को गतिमान किया गया। और जो 30 दिसंबर को जो नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, 27 को जो वेरिफिकेशन हुआ, उसमें यही किया गया कि जो प्रथम काउंसलिंग जो कॉमन मेरिट बनाई गई थी जीरो और अकाउंट को लेकर के, और प्रत्येक ज़िले में अपना एक कट ऑफ निश्चित किया गया था। उस कट ऑफ के अंतर्गत लगभग 6000 लोग जो नियुक्ति पत्र अकाउंट की तरफ से पा गए हैं, उनको छोड़ करके शून्य जनपद के लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया गया था। उन्हीं लोगों की लिस्ट प्रत्येक ज़िले में चस्पा की गई प्रथम काउंसलिंग के अनुसार ही। कि अब इसमें से देखिए, आज जो वर्तमान में लोग, थोड़ा सा समझ लीजिए, आज जो वर्तमान में जो लोग चयनित हैं, वो सबसे बड़ा देन है जो भर्ती फंसाने वाली जो टीम है उसकी देन है। जैसे मोहन की टीम हो या जिसकी टीम हो, जिसने इस भर्ती को आगे बढ़ाया, प्रक्रिया को आगे अपने हित, ऐसा नहीं कि भर्ती फंसाया, जिसका भी होगा, जिसका अहित होगा, जिसका लगता है कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है, वो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। वहाँ आप हो या कोई अन्य अभ्यर्थी, वहाँ अगर मोहित बाहर होते तो मोहित भी वही भर्ती फंसाते और आगे बढ़ते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनकी देन से 5 से 6 वर्ष मामला चला। इसके कारण आज लगभग 4000 लोग जो कभी नियुक्ति नहीं पाते, हर जिला में 20-50 सीट खाली रहती, लेकिन आज देखें, आज स्थिति है कि लगभग 4000 से ऊपर लोग द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो गए। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि प्रथम काउंसलिंग के आधार पर मेरिट गिरा दी जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम जो काउंसलिंग हुई थी उस समय समस्त पदों के आधार पर कट ऑफ निश्चित कर दिया गया था और उसके आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अब पद बहुत लोग 68,000 69,000 में चले गए, इसलिए ही सूची लाई गई थी 27 तारीख को कि इसमें से कितने लोग चले गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने आपकी बातों को समझा। अगर वो कट ऑफ को ही ले लिया होता, नियुक्ति पत्र की गणना कर लिया होता, तो 20-50-100 सीटें बचती और भर्ती को क्लोज भी कर सकता था। लेकिन कोर्ट का आदेश था, कोर्ट को भी पालन सरकार को करना था कि 6470 पदों को भरना है। उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए
शासन ने जो अपना 30 तारीख को अपनी नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जो सीटें रिक्त रह गई उसको तत्काल सभी बीएसए से मांग की और वो 2 तारीख को एक लेटर जारी करते हैं और 5 तारीख को काउंसलिंग कराई जाती है, द्वितीय काउंसलिंग। और द्वितीय काउंसलिंग भी जीओ में मेंशन है, क्योंकि जब शून्य को शामिल किया गया 6 ख के अनुसार तो 6 च के अनुसार इसमें नियम भी है कि जो द्वितीय काउंसलिंग में जितने भी पद बचेंगे, 2 पद बचें या 200 पद बचें, उसमें कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जनपद में जाकर के प्रतिभाग कर सकता है। तो साफ शब्दों में जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे बहुत लोगों के मन में देखिए कन्फ्यूजन है, तो पहली बात आप पोस्ट और ये फेसबुक और सोशल मीडिया पर जाएंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे तो आप बातों को नहीं समझ पाएंगे। आप ध्यान से अगर बातों को समझें तो उस जो मेंशन किया गया था काउंसलिंग का लेटर जो 5 के लिए जारी किया गया था 2 के नाम पर, तो उसमें नीचे लिखा था कि पूरी प्रक्रिया 26/12/2016 और सर्कुलर के आधार पर की जा रही है। तो उसमें साफ शब्दों में जो मेंशन था कि द्वितीय काउंसलिंग में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जनपद में प्रतिभाग कर सकता है। और आप फार्म देखिए, आप फॉर्म भरे होंगे 2016 वाला, तो उसमें नीचे लिखा रहता था कि एक ही फार्म आप किसी भी जनपद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शेष वही प्रक्रिया अपनाई गई और द्वितीय काउंसलिंग क्या किया गया, प्रत्येक जिला में किसी एक जिला में आप जाकर काउंसलिंग कराए, प्रतिभाग किए और आपने प्रतिभाग भी किया और सबको पता है कि मेरिट फिर से बनी और जिसका मेरिट में ऊपर चयन हो गया और लोग नियुक्ति प्रदान प्राप्त कर लिए 7 तारीख को। 7 तारीख को नियुक्ति प्रदान कर लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग, जरूर उसमें 200-500 लोग ऐसे हैं जिसका BTC 13 बैच में 4 बार लोग, उसमें भी बाहर से कुछ हो सकते हैं, जरूर 50-100 ऐसे लोग फंसे होंगे। टेट वाले जो मामला है 2017 वाला, वो भी लोग उसमें पड़े हुए हैं। तो जरूर 200-400 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें अभी उनका हित है और उनको, हमको लग रहा है कि प्रत्येक BSA ने उसको होल्ड भी रखा हुआ है, उनका नियुक्ति पत्र को भी प्रदान नहीं किया है। तो अभी बहुत वेरिफिकेशन होना शेष था, तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो फिलहाल ये जो प्रक्रिया थी इसके तो आप अवगत हो गए कि 30 को प्रथम काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति दी गई और 5 तारीख को जो काउंसलिंग हुई इसके आधार पर 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया द्वितीय काउंसलिंग के अनुसार। और ये प्रक्रिया गतिमान होकर आगे बढ़ रही थी जो भर्ती का मूल जियो था उसके आधार पर। फिर से मामला जिला वरीयता का फंसा और अर्चना राय के नाम से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और वहां पर जैसे कि सबको पता है कि 7 को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इस भर्ती में 8 जनवरी को स्टेटस को हो जाता है। अब स्टेटस को क्या है, स्टेटस को का मतलब होता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया में जैसा है यथास्थिति बनी रहेगी। अब यथास्थिति का तात्पर्य क्या है कि अब नियुक्ति पत्र प्रदान लोग हैं उसको भी सरकार ने, शासन ने यही किया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके बार के प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तमाम कुछ नए प्रकार के लोग आप देखेंगे 12,460 में हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। 2 से 4 देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये लोग भरमाए हैं कि अब सरकार करने जा रही है, किसी के बौकावे मत ये शासन कर लेगा, इन्हीं की देन है कि एकजुटता में आप देख रहे हैं ना, विघटन हो गया। जो 12 शून्य जनपद के लोग एकजुट थे, 51 के लोग एकजुट थे, ये कई गुटों में बट गए। 51 में जो चयनित हो गए वो गुट अलग हो गया, 51 में चयनित हो गए गुट अलग हो गए, शून्य में 3 से 4 टीमें बन गई, कुछ लोग रोज़ आवंटन कराते हैं। ये तमाम मुद्दे आप देख रहे हैं, यह आपस में जो मेल जोल है वो समाप्त हो गया और इसके कारण ही चयनित जब बट गए हैं और चयनित बटे हैं उसी का देन है कि ये डेट पर डेट आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ चेंजिंग होना है, लेकिन समय आपका लग रहा है, मानसिक शिकार आप हो रहे हैं, मानसिक शोषण आपका हो रहा है। जैसे भर्ती प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, जो भर्ती प्रक्रिया का जो मूल जियो है उसके आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है और आगे बढ़नी भी चाहिए। अब जिसका हित प्रभावित है सुप्रीम कोर्ट में गया है, अपनी बातों को वहाँ रखेगा, अगर उसको जीत मिलती है तो निश्चित तौर पर शून्य को अगर बाहर करना हो तो शून्य को बाहर करके फिर से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा जो लोगों के बाद में चयन होगा। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ अपनी बातों को आपको रखना है, तो आप ध्यान समझिएगा। फिर से अब बात आते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि हम आवंटन के लिए लड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ही सब कुछ करा देगी। तो ये सरकार तो अपना अधिकार है, सरकार ने अपना हलफनामा भी लगा दिया कि मैंने सही किया है। हम कहें बार बार, मान लीजिए हम अपनी गवाही देते हैं कि मैंने सही किया है, लेकिन जब तक दोनों पक्ष को, जिस पक्ष ने कहा है कि गलत हुआ है उसकी बात को मान करके स्टेटस को कर दिया गया और जिस पक्ष का बाहर करने की बात की उसकी पक्ष को अगर वहाँ नहीं सुना जाएगा, उसकी अपील पहले से पेंडिंग है वहाँ पर, तब तक निश्चित है कि आपको विद्यालय आवंटन नहीं होगा। जैसे हम ही कहते हैं कि विद्यालय आवंटन दिला देंगे, किस बेस पर दिला देंगे? जब तक जज आपसे सहमत नहीं हो कि आप सही हैं। तो सही कब होंगे? जब 0 की जो अपील है उस पर बहस होगी। तो जब 85-36 नाम से, उमेश चंद के नाम से जो पेंडिंग अपील है उस पर बहस नहीं होगी और उनका पक्ष मजबूत नहीं होगा, और शून्य में देख रहे हैं कि आपस में एकजुटता की कमी है, आप कितना भी पैसा जुटा लीजिए, लेकिन जब तक शून्य का पक्ष अच्छे से वहाँ नहीं रखा जाएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी के चाहे जिला वरीयता वालों से कह कर करके भर्ती खत्म रद्द करा दे,
यह आप जान लीजिए कि सुनने वाले चाहें कि जिला वार्ता से भर्ती खत्म करा दें, जिला वार्ता चाहें कि सुनने वाले, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। किसी अपील का अपना प्रेयर होता है, सब लोग अपनी मांग करते हैं, अंत में सरकार की बातों को सुना जाएगा, सरकार की बातों को देखा जाएगा, दोनों पक्षों की बात को सुना जाएगा और दोनों पक्षों की सुनने के बाद जज अपना अंतिम निर्णय लेंगे और उसके आधार पर ही विद्यालय आवंटन होगा, उससे पहले कुछ हो नहीं सकता है। अच्छी खबर आपके लिए यही है कि 8 मई को सुनवाई का मामला फिर से लिस्टेड हो गया है और जो भी पैरविकार हो, मैं नाम नहीं जानता कौन पैरविकार है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले 85-36 का जो मामला है उसको सुना जाएगा, अर्चना राय को सुना जाएगा। दोनों सुनने के बाद तब जो इसमें टैग मामले हैं, चाहे रूप सिंह चाहर की जो है कि जी द्वितीय काउंसलिंग को रद्द किया जाए, कि जब अगर आपका सर्कुलर बच जाता है सुन्नी जनपद का तो सभी सेफ हो जाएंगे, अन्यथा रूप चाहर के भी सुना जाएगा और फिर जिला वर्ता अगर जीतता है तो फिर जिला वर्ता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे किया जाएगा और आपका विद्यालय आवंटन जो सुन्नी का था उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो यह ना हम कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं, ना कोई अभ्यर्थी कह सकता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट सभी को बातों को सुनेगी, उसमें देखिए क्या सच्चाई है। सभी लोग अपने अपने बहुत से आर्डर लगाए होंगे, अपनी बातों को पॉइंट दर पॉइंट वहाँ रखेंगे और जो जीतेगा उसके आधार पर विद्यालय का आवंटन होगा। और आपको अब सोचना है कि 8 मई को कराना है कि आपस में 0-0 2-4 टीम मिल करके लड़ना है। एक चीज़ आप समझिए, बिना 85-36 पर बहस हुए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी है। तो अब आपके ऊपर है कि मामले का कैसे निस्तारण कराते हैं। और भर्ती प्रक्रिया में बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ तो अमूमन स्वभाव है कि 4000 लोगों का हुआ ही है और अभी भी तीसरी काउंसलिंग होनी है। तो इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।